Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next unit of 12th chemistry, that is unit 6. तो वैसे हमारी इस यूनिट का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में मेटलर्जी नाम दिया है। तो हम ये पूरी यूनिट कवर करेंगे 5 पार्ट्स में। ओके और आज के पार्ट में हम अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन भी काफ़ी बड़ा है। तो पहले हम उसे कवर करेंगे और उसके बाद हम अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। ओके सो गाइज, अब अपने चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ गया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसके एडवांटेजेस का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर देखो। उसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो अभी उस वीडियो को जाके देखो कि ज्वाइन बटन से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओके इसके अलावा आप लोग MCQ सॉल्व कर रहे होंगे लगातार, बिल्कुल। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है और आप उसका इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हो तो डाउटनट ऐप के थ्रू आप वो काम कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे NV सर, GB सर, आकांक्षा मैम, NJ सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो जो हमारी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे मेटल्स के बारे में बात की गई है। अलग अलग पीरियड्स जो रहे हैं हमारी अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन की, उनको मेटल्स के नाम पे ही नाम दिया गया है। जो स्किल है मेटल एक्सट्रैक्शन की, उसकी वजह से बहुत सारे मेटल्स हमें मिले हैं और इसकी वजह से ह्यूमन सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आए हैं। अब ये मेटल्स की वजह से हमें वेपन्स मिले, टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, यूटेंसिल्स मिले और इसने हमारी कल्चरल लाइफ को जो है बहुत एनरिच किया है। अब एक टर्म यहाँ पे दे रखी है आपकी NCERT में, जो कि है 7 मेटल्स ऑफ एंटीक्विटी। तो एंटीक्विटी क्या मतलब क्या होता है? जो पुराना हो, पुरातत्व विभाग होता है जैसे हमारा, तो वैसे पुरानी चीज़ों का अवशेष या जो हमारे पुरातन काल की चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं एंटीक्विटी। तो जो 7 मेटल्स हैं एंटीक्विटी के जिनको ये नाम दिया गया है वो कौन कौन से हैं? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन और मरकरी। तो हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन आ जाए, वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा है जो आपके नीट में आ सकता है। और गाइज एक और बात, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है और उसमें काफ़ी सारे इनसाइट्स हैं, इसीलिए मैं इसका इंट्रोडक्शन ले रही हूँ जिससे अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। ओके अब जो मॉडर्न मेटलर्जी है हमारी, उसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसके बाद से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है उसकी। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने लायक ये है कि जो बहुत सारे हमारे मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं उनकी जो रूट है, उनकी जो जड़ है, वो हमारी एंशिएंट प्रैक्टिसेस से आती हैं, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले हुई थी। सो लगभग 7000 साल से इंडिया के पास एक रिच ट्रेडिशन है मेटलर्जिकल स्किल्स का। मतलब हम इतने टाइम पहले से मेटलर्जिकल स्किल्स के बारे में जानते हैं। अब जो 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंडियन मेटलर्जी की हिस्ट्री के, वो एक सोर्स तो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, जो खुदाई वगैरह करी जाती है वो, और दूसरा है लिटरेरी एविडेंसेस। अगर हमें कहीं कोई बुक मिल गई, कोई पेपर मिल गया इससे रिलेटेड, तो वो चीज़। अब जो पहला एविडेंस आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेटल का, वो आया है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है इस वक्त। उस समय इंडिया में ही था, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला एविडेंस मेटल का हमें मेहरगढ़ में मिला था, जो कि बलूचिस्तान में है, जहाँ पे हमें एक छोटी सी कॉपर की बीड यानी कि एक कॉपर का हमें मोती मिला था, जो कि लगभग 6000 BCE वाले एरा का था। अब ऐसा माना जा रहा था कि ये जो कॉपर है वो नेटिव कॉपर है, जिसे ओर से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। Then spectrometric studies on copper ore samples obtained from the ancient mine pits at Khetri in Rajasthan and on metal samples cut from representative Harappan artifacts recovered from Mithatal in Haryana and 8 other sites distributed in Rajasthan, Gujarat, MP and Maharashtra prove that copper metallurgy in India dates back to the Chalcolithic cultures in the subcontinent. फिर अलग अलग जगह जो है स्टडीज़ की गई, स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडीज़ की गई कॉपर और सैंपल्स की, राजस्थान में खेतरी से, फिर हरियाणा में मिठाटल से, और भी बहुत सारी साइट्स थी। 8 जगह से स्टडी की गई थी, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे 8 साइट से स्टडी की गई। तो हमें ये पता चला और ये प्रूव हो गया कि कॉपर मेटलर्जी जो है इंडिया में वो बहुत पहले से है।
देन इंडियन चालकोलिथिक कॉपर ऑब्जेक्ट्स वर इन ऑल प्रोबेबिलिटी मेड इंडिजीनियसली, और ऐसा माना जाता है कि उस समय जितने भी कॉपर के प्रोडक्ट्स बनाए गए थे वो सब इंडिजीनियसली बनाए गए थे, यानी कि इंडिया के लोगों ने ही बनाए थे, कहीं से हमने इंपोर्ट नहीं किए थे। Now the ore for extraction of metal for making the objects was obtained from chalcopyrite ore deposits in Aravalli Hills. अब अरावली हिल्स में जो हमारे chalcopyrite ore deposits थे वहां से हमें मेटल एक्सट्रैक्शन की ore जो है वो मिली। Then collection of archaeological text from copper plates and rock inscriptions have been compiled and published by the Archaeological Survey of India during the past century. अब क्या है, बहुत सारे हमें आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट मिले, उनका कलेक्शन मिला हमें कहाँ से, जो कॉपर की प्लेट्स थी वहां से, कई बार जो है हमारी जो रॉक थी, जो चट्टाने हैं वहां पे भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जैसे चट्टानों पे हमने कुछ लिखवा दिया तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो उन सब का कलेक्शन जो है वो ऑब्टेन किया गया और ASI जो है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है इंडिया का, उसने पिछली सेंचुरी में इन सबको पब्लिश किया था। Then royal records were engraved on copper plates which were known as ताम्रपत्र। तो जो रॉयल रिकॉर्ड्स होते थे, जो राजा महाराजाओं के रिकॉर्ड्स होते थे, उन्हें कॉपर की जो प्लेट्स है उस पे गोदा जाता था। जैसे एक तो है कि आप पेपर लाके किसी चीज पे चिपका दो, एक उस चीज पे आप जब एंग्रेव कर देते हो तो वो चीज करवाते थे वो लोग, और कॉपर प्लेट्स को उस समय बोला जाता था ताम्रपत्र। देन अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट जो है वो मौर्यन रिकॉर्ड की है हमारे पास, जो कि फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स मेंशन करती है। मतलब उस कॉपर प्लेट में जो उस समय भुखमरी से लड़ने के लिए एफर्ट्स लगाए गए थे वो मेंशन किए गए हैं। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्री अशोका ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया। और ये ताम्रपत्र जो है वो प्री अशोका ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस जो इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ एक ही पाए जाते हैं, उनमें से एक है ब्राह्मी। क्या है ब्राह्मी? एक स्क्रिप्ट है, जैसे देवनागरी हमारी स्क्रिप्ट है हिंदी की, वैसे ही ब्राह्मी भी एक तरह की स्क्रिप्ट है। क्लियर है? अब जो हमारे हड़प्पन्स थे वो गोल्ड और सिल्वर भी यूज करते थे और उनको मिला के जो अलॉय बनाते थे उसे भी यूज करते थे। अब बहुत सारे ऑर्नामेंट्स थे उनके, जैसे पेंडेंट्स हो गया, बैंगल्स हो गए जो चूड़ियाँ होती हैं, बीड्स हो गई, रिंग्स हो गई हैं, ये हमें सिरेमिक और ब्रॉन्ज पॉट्स में मिले हैं उस टाइम के। नाउ अर्ली गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम इंडस वैली साइट्स सच एज मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो आपने साइट का नाम सुना ही होगा, इंडस वैली की साइट है ये, जो हिंदू घाटी सभ्यता थी उसकी मेजर साइट थी मोहनजोदाड़ो। तो वहां पे हमें गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है वो भी मिले हैं, जो लगभग 3000 BC वाले पीरियड के हैं। नाउ नेशनल म्यूजियम जो है हमारा न्यू दिल्ली में, उसमें ये डिस्प्ले पे भी लगे हुए हैं, अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया होता वहां पे। नाउ इंडिया हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द डीपेस्ट एंशिएंट गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड इन द मास्की रीजन ऑफ कर्नाटका। तो इंडिया में सबसे डीपेस्ट एंशिएंट गोल्ड माइन है पूरे विश्व की, और वो है कहाँ पे? महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है मास्की। वहां पे जब इस साइट की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये फर्स्ट मिलेनियम BCE के मिड की माइन है। ठीक है, क्लियर है? अब जो हमारे 4 वेदा हैं, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उसमें जो ऋग्वेद है उसमें जो हाइम्स लिखे हुए हैं, दोहे लिखे हुए हैं, उसने हमें इनडायरेक्ट रेफरेंसेस भी दिए हैं। किसके? जो एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स हैं इंडिया में उसके। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ऋग्वेद में। द रिवर सिंधु वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड इन एंशियंट टाइम। तो जो सिंधु रिवर है, जिसको आजकल हम इंडस रिवर बोलते हैं, एंशियंट टाइम्स की बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करती थी सोने की, गोल्ड की। ना जो अवेलेबिलिटी थी एलुवियल प्लेसर गोल्ड की सिंधु रिवर में, वो मॉडर्न टाइम्स में भी हमें देखने को मिली है। और ये रिपोर्ट भी किया गया है कि जो ग्रेट माइंस थी सोने की मानसरोवर रीजन में या फिर थोक जालयोग में, वो अभी भी हैं। अब एक पाली टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तरा निकाय। मैं उसका नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, अंगुत्तरा निकाय। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक चीज़ नैरेट की गई है कि किस तरह से आप गोल्ड डस्ट या गोल्ड पार्टिकल्स जो हैं उन्हें एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट से रिकवर कर सकते हैं। हालांकि जो गोल्ड रिफाइनिंग का एविडेंस है वो वैदिक टेक्स्ट में भी अवेलेबल है, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था उसमें भी अवेलेबल है, जो कि लगभग 3rd या 4th सेंचुरी BCE में लिखा गया था, मौर्यन एरा के टाइम पे। तो इस अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा डेटा जो है वो बता रखा है ऑन द प्रिवेलिंग केमिकल प्रैक्टिसेस इन अ लॉन्ग सेक्शन ऑन माइंस एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग मेटल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, टिन, आयरन। इन सब के बारे में उसमें बता रखा है, और ये भी बता रखा है कि क्या क्या हम केमिकल प्रैक्टिसेस करके इनकी ओर में से मेटल्स को निकाल सकते हैं। अब कौटिल्य जो है उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप की गोल्ड वैरायटी का भी जिक्र किया है उसमें, जिसका नाम है रस विद्धा।
और उनके हिसाब से जो रस विद्या है ये नेचुरली अकरिंग गोल्ड सोल्यूशन है जो नेचर में ऐसे ही पाया जाता है। दूसरी तरफ जो कालिदास थे उन्होंने भी इस तरह के सॉल्यूशंस का जिक्र किया है। अब जो नेटिव गोल्ड मिलता है हमें वो अलग अलग कलर्स में होता है और ये कलर किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है उसका नेचर क्या है और वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। Now it is likely that the different colors of native gold were a major driving force for the development of gold refining। और ऐसा माना जाता है कि अलग अलग कलर्स जो थे इन्हीं की वजह से हमने गोल्ड रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसे डेवलप किया। अभी कुछ एक्सकेवेशंस हुए थे गंगेज वैली के सेंट्रल पार्ट में और विंध्या हिल्स में, तो उसमें यह पता चला कि आयरन जो है वो लगभग 1800 BCE में प्रोड्यूस होने लगा था इंडिया में। Then in the recent excavations conducted by UP State Archaeological Department, iron furnaces, artifacts, towers and layers of slags have been found। और जब यूपी गवर्नमेंट ने यूपी के एरिया में ही एक्सकेवेशंस कंडक्ट कराए तो वहाँ पे भी आयरन की बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली। फिर जब इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो उसमें पता चला कि ये सारी चीज़ें 1800 से 1000 BCE के बीच में आती हैं। Now the results of excavation indicate that the knowledge of iron smelting and manufacture of iron artifacts was well known in eastern Vindhyas and it was in use in the central Ganga plains at least from the early 2nd millennium BC। एक्सकेवेशन के रिजल्ट से हमें ये पता चला कि जो आयरन स्मेल्टिंग की विद्या थी और आयरन आर्टिफैक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते थे, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं जो भी हम जिनको आजकल एंटीक चीज़ें बोलते हैं वो होते हैं आर्टिफैक्ट्स। तो उनके मैन्युफैक्चरिंग की जो कला थी वो ईस्टर्न विंध्यास वाले जो एरिया है वहाँ पे वेल नोन थी और सेंट्रल गंगा प्लेन्स में भी इसका यूज़ जो है वो चलता था, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2nd मिलेनियम BCE से तो इसका काम वहाँ पे चल ही रहा है। Now the quantity and types of iron artifacts and the level of technical advancement indicate that working of iron would have been introduced much earlier। अब जो क्वांटिटी और टाइप से आयरन आर्टिफैक्ट्स के और जो टेक्निकल एडवांसमेंट का लेवल था वो ये इंडिकेट करता है कि जो आयरन का काम है वो काफ़ी पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था। Now the evidence indicates early use of iron in other areas of country which proves that India was indeed an independent center for the development of the working of iron। अब कुछ ऐसे भी हमें एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे ये इंडिकेट किया गया है कि बाकी एरियाज जो थे हमारी कंट्री के उसमें आयरन बहुत जल्दी यूज़ होने लगा था। तो हमें एक प्रूफ मिल गया कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटर था आयरन की वर्किंग और आयरन के डेवलपमेंट के लिए। Okay, then iron smelting and the use of iron was especially established in South Indian megalithic cultures। और ऐसा माना जाता है कि जो आयरन स्मेल्टिंग या यूज ऑफ आयरन है वो ज़्यादातर हमारे साउथ इंडिया का जो कल्चर था वहाँ पे एस्टैब्लिश था। The forging of wrought iron seems to have been at peak in India in the 1st millennium CE। और ऐसा माना जाता है कि रॉट आयरन का सबसे ज़्यादा काम जो है वो 1st मिलेनियम CE में था, इंडिया में बिल्कुल पीक पे था उस समय। ग्रीक अकाउंट जो है वहाँ से ये भी रिपोर्ट मिली है कि इंडिया में जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू की जाती थी और उस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्रूसिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस में किया क्या जाता था, आयरन, चारकोल और ग्लास इन तीनों को क्रूसिबल में मिक्स कर दिया जाता था। क्रूसिबल क्या होता है, जो बोन चाइना की कटोरियाँ होती हैं, आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा क्रूसिबल, तो उसमें उनको मिक्स कर दिया इन तीनों चीज़ों को, आयरन, चारकोल और ग्लास को, और फिर इनको जब तक हीट किया जाता था जब तक आयरन मेल्ट नहीं हो जाता और कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। देन इंडिया जो है वो मेजर इनोवेटर था एडवांस क्वालिटी स्टील के प्रोडक्शन में। इंडियन स्टील जो है उसको वंडर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट जो है वो भी बोला जाता था। Now a Roman historian Quintus Curtius records that one of the gifts Porus of Takshila gave to Alexander the Great was some 2.5 tons of woods steel। तो एक रोमन हिस्टोरियन थे जिन्होंने बताया कि पोरस जो थे तक्षशिला के, उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो गिफ्ट दिए थे उनमें से एक गिफ्ट ये भी था कि उन्होंने उनको 2.5 टन का वुड्स स्टील जो है वो दिया था। वुड्स स्टील क्या होता है, ये प्राइमरीली आयरन होता है जिसमें कार्बन का बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन होता है, लगभग 1 से 1.9% इसमें कार्बन होता है। वुड्स जो है वो उक्कू का इंग्लिश वर्जन है। उक्कू का मतलब क्या है, उक्कू वर्ड जो है वो स्टील के लिए यूज़ किया जाता था कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, और उसका इंग्लिश वर्जन जो है या इंग्लिश वर्ड आप मान लो वो है वुड्स, उक्कू का। ठीक है। Now literary accounts suggest that Indian woods steel from southern part of the Indian subcontinent was exported to Europe, China and Arab world। अब लिटरेरी अकाउंट से तो हमें ये भी पता चला है कि जो इंडिया का वुड्स स्टील था सदर्न पार्ट से उसको हम यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे, चाइना में एक्सपोर्ट करते थे और इवन जो हमारा अरब वर्ल्ड था वहाँ पे भी एक्सपोर्ट करते थे।
अब मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, जहाँ पे इसको नाम दिया गया दूसरा, और क्या नाम दिया गया, डेमेसस स्टील, ये नाम दिया गया इसको। माइकल फेराडे जो हैं उन्होंने इस स्टील को डुप्लीकेट करने की कोशिश की थी आयरन को बाकी मेटल्स से अलॉय करवा के, जिसमें नोबल मेटल्स भी इंक्लूडेड थे, लेकिन वो फेल हो गए इस चीज़ में। Now, when iron ore is reduced in solid state by using charcoal, porous iron blocks are formed. अब जब हम आयरन ओर को सॉलिड स्टेट में रिड्यूस करते हैं चारकोल का यूज करके, तो कुछ हमारे पोरस आयरन ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, मतलब ऐसे आयरन ब्लॉक्स जो कि पोरस होते हैं, जिनमें छोटे छोटे से छेद रहेंगे। अब जो रिड्यूस्ड आयरन ब्लॉक्स हैं इनको हम स्पॉन्ज आयरन ब्लॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें पोर्स रहते हैं। Now, any useful product can be obtained from this material only after removing the porosity by hot forging. अब अगर इस मटेरियल से हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना पाएंगे, जब हम इसकी पोरोसिटी को रिमूव करेंगे तभी बन सकता है। और इसकी पोरोसिटी को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि इसको हॉट फॉर्जिंग का प्रोसेस जो है वो इस पर लगाया जाए। फॉर्जिंग क्या होता है, जब एक मेटल को हम शेप करते हैं तो उसके लिए हम उसको या तो एक डाई की अगेंस्ट हिट करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट प्रेस करते हैं, तो वो मेटल जो है हमारा शेप में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्जिंग। अब जो आयरन हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे रॉट आयरन, यानी कि जो यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलेगा फॉर्जिंग करने के बाद उसको हम बोलेंगे रॉट आयरन। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रॉट आयरन का, जो कि एंशिएंट इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था, वो है हमारा वर्ल्ड फेमस आयरन पिलर। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा इसका, आयरन पिलर का। तो ये जो है दिल्ली में है, 5th सेंचुरी सीई में इसको जो है बनवाया गया था। अब इसमें संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है इस पिलर पे, तो वो सजेस्ट करता है कि इस पिलर को यहाँ पे जो है कहीं और से लाया गया था, जो गुप्त पीरियड था हमारा, जिसको गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं कई लोग, उस टाइम पे। अब इस पिलर में जो रॉट आयरन प्रेजेंट है उसका जो कॉम्पोजिशन है, एवरेज कॉम्पोजिशन, अगर हम वेट परसेंटेज के हिसाब से देखें, आयरन के अलावा इसमें हमारे पास 0.15% कार्बन प्रेजेंट है, 0.05% सिलिकॉन प्रेजेंट है, फिर वापस से 0.05% मैंगनीज प्रेजेंट है, इसके अलावा 0.25% फॉस्फोरस प्रेजेंट है, और 0.005% सिर्फ निकल प्रेजेंट है, 0.03% कॉपर है, और 0.02% नाइट्रोजन है। तो आयरन के अलावा ये सारे मेटल्स भी इस पिलर में प्रेजेंट है। अब इस पिलर का सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पे कोई भी कोरोजन का साइन नहीं है, मतलब अभी तक उस पिलर में जंग नहीं लगी है, जबकि ये पिलर जो है ये 1600 साल से बना हुआ है। इस पे बारिश भी आई है, आंधी भी आई है, बहुत सारी चीजें, मतलब एटमॉस्फेयर से इतना ज्यादा इंटरेक्ट किया है इसने, उसके बावजूद भी इसमें कोरोजन नहीं हुआ है। Now, radiocarbon dating of charcoal from iron slag revealed evidence of continuous smelting in Khasi Hills of Meghalaya. अब मेघालय में जो खासी हिल्स हैं वहाँ पे आयरन स्लैग मिला था हमें। स्लैग क्या होता है, किसी भी मेटल को हम उसकी ओर से निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट या जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम स्लैग बोलते हैं। तो आयरन स्लैग में जो चारकोल प्रेजेंट था उसकी जब रेडियोकार्बन डेटिंग की गई तो उसमें पता चला कि इन हिल्स में स्मेल्टिंग जो है वो कंटिन्यूस तरीके से हो रही थी। अब जो स्लैग लेयर है वो पता चला कि 353 BCE से 128 CE के बीच की है, और इसने क्या इंडिकेट किया कि खासी हिल रीजन जो है वो अर्लीस्ट आयरन स्मेल्टिंग साइट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूरे रीजन में स्टडी किया गया है। ठीक है, नाउ द रेमिनेंट्स ऑफ द फॉर्मर आयरन ओर एक्सकेवेशन एंड आयरन मैन्युफैक्चरिंग आर विजिबल इवन नाउ इन द लैंडस्केप ऑफ खासी हिल्स। तो खासी हिल्स में जो पहले के टाइम पे आयरन ओर एक्सकेवेट की जाती थी, आयरन मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उनके कुछ अवशेष जो हैं वो अभी भी मिलते हैं। ब्रिटिश नेचुरलिस्ट जो थे जिन्होंने मेघालय को विजिट किया था 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, उन्होंने एक चीज़ डिस्क्राइब की कि आयरन इंडस्ट्री जो है वो खासी हिल्स के जो ऊपरी पार्ट है, जो ऊपर की तरफ जो पार्ट है, वहाँ पे डेवलप हुई है। नाउ देयर इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ जिंक प्रोडक्शन इन राजस्थान माइंस एट जवर फ्रॉम द 6th और 5th BCE। अब राजस्थान माइंस जो है जवर एरिया में, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 5वीं या 6ठी सेंचुरी में जिंक प्रोडक्शन जो है वो हुआ करता था। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने जिंक डिस्टिलेशन पे मास्टरी पाई थी। तो इंडिया जो है बहुत अच्छी कंट्री है, ऐसे ही नहीं बोला जाता कि हमारा भारत महान है, लेकिन आजकल हम उसको महान की बजाय और बेकार करने में लगे हुए हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को भी बचाए रखना है और डेवलपमेंट भी हमें अच्छी तरीके से करने हैं। Now, due to low boiling point, zinc tends to vaporize while its ore is smelted. अब होता क्या था, जिंक में ये प्रॉब्लम थी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था, तो जैसे ही हम उसकी ओर को स्मेल्ट करते थे वैसे ही जिंक जो है वो वेपराइज होने की कोशिश करता था।
अब प्योर जिंक हम जब भी प्रोड्यूस करते थे जब एक सोफिस्टिकेटेड डाउनवर्ड डिस्टिलेशन टेक्निक हमारे पास आए, जिसमें हम वेपर को आसानी से एक लोअर कंटेनर में कंडेंस कर सके। और ये टेक्निक जो है वो मरकरी में भी अप्लाई की थी हमने, इसलिए इंडियन मेटलर्जिस्ट जो थे वो इस टेक्निक में मास्टर थे, क्योंकि उन्होंने जिंक पे भी अप्लाई किया और फिर उसके बाद मरकरी पे भी। और ये टेक्निक जो है जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट हैं 14th सेंचुरी के, उनमें भी डिस्क्राइब की गई है। अब जो इंडियंस हैं उनके पास मरकरी की नॉलेज भी थी, हम इसको पहले जो है मेडिसिनल पर्पसेस में काम में लेते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का राज आया हमारी कंट्री पे, उस समय जो माइनिंग या मेटलर्जी का जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे कम होता गया। बाय 19th century, once flourished mines of Rajasthan were mostly abandoned and became almost extinct। तो 19th century तक एक टाइम पे जो राजस्थान की खदानें थी जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती थी, एकदम अच्छी तरीके से चलती थी, वो उनको सबने छोड़ दिया था और वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। Then in 1947, when India got independence, European literature on science had already found its way slowly into the country। तो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो जो यूरोपियन लिटरेचर था साइंस का वो ऑलरेडी हमारी कंट्री में आ चुका था। इसीलिए जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है हमारा, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस इनिशिएट किया नेशन बिल्डिंग का, और वो किसके थ्रू, अलग अलग साइंस और टेक्नोलॉजीज के इंस्टीट्यूट्स जो है उनको एस्टैब्लिश करके, जिसकी वजह से हमारी जो माइनिंग और मेटलर्जी की जो नॉलेज है वो बढ़ सके। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे जो कि है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, गोल्ड हो गया, नोबल गैसेस हो गई, वो हमें फ्री स्टेट में मिलती हैं। लेकिन बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म्स में हमें मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट में। अब एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी अबंडेंस में वेरी करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, कुछ बहुत कम अमाउंट में मिलता है। अब मेटल्स में भी अगर हम देखें तो जो एल्यूमिनियम है, जिसको हम AL से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। इनफैक्ट पूरी अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एल्यूमिनियम, 8.3% बाय वेट। सो आप लोगों को मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट में कौन सा है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। नाउ इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी इग्नियस मिनरल्स इंक्लूडिंग माइका एंड क्लेज। अब जो एल्यूमिनियम है वो मेजर कंपोनेंट है बहुत सारी इग्नियस मिनरल्स का, जिसमें माइका भी इंक्लूडेड है, क्लेज भी इंक्लूडेड है। अब बहुत सारे जेमस्टोन्स जो हैं वो हमारे Al2O3 का इम्प्योर फॉर्म है, जैसे जो रूबी या सफायर आप लोग पहनते हो उनमें क्रोमियम और कोबाल्ट इम्प्योरिटीज होती हैं। रूबी में तो होती है क्रोमियम एज एन इम्प्योरिटी, और जो हमारा सफायर है उसमें हमारी कोबाल्ट इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट रहता है। अब आयरन जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ की क्रस्ट में, और ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और बहुत ज़्यादा उसके यूजेस भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए भी बहुत असेंशियल एलिमेंट है। अब जैसे कि हमें खुद को ही ले लो, ह्यूमन बींग्स को, हमारी बॉडी में हमें आयरन की बहुत ज़रूरत है, तो वही चीज़ है। देन एक पर्टिकुलर मेटल को अगर हमें पाना है, ऑब्टेन करना है, तो सबसे पहले हमें उसके मिनरल्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं और उन्हें हम माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनमें हमें मेटल मिल सकता है, लेकिन उनमें से कुछ ही वायबल होते हैं जिसको हम उस मेटल के सोर्स की तरह काम में ले सकते हैं। तो वो जो कुछ वायबल हमारे मिनरल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओर्स। तो सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर्स नहीं होते, लेकिन सारी ओर्स जो हैं वो मिनरल्स होती हैं। क्लियर है? अब हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक, इनकी जो मेन ओर्स हैं, जो प्रिंसिपल ओर्स हैं, उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एल्यूमिनियम। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है वो है बॉक्साइट, जिसका कॉम्पोजिशन होता है AlOX OH 3-2x, जहाँ पे x जो है वो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। देन सेकेंड ओर जो है एल्यूमिनियम की वो है काउलिनाइट। ये क्ले का एक फॉर्म है और इसका कॉम्पोजिशन रहता है Al2OH4 Si2O5, यानी कि इसमें सिलिकॉन भी आ गया। देन आयरन की जो है 4 हमारी मेन ओर्स हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट और आयरन पायराइट्स। जो हेमेटाइट है वो सिंपल हमारा जो Fe2O3 वाला फॉर्मूला है वो हेमेटाइट ओर का है। मैग्नेटाइट Fe3O4, साइडराइट FeCO3 और आयरन पायराइट्स FeS2। देन नेक्स्ट है हमारी कॉपर। इसकी भी 4 मेन ओर्स हैं। कॉपर पायराइट्स जिसका फॉर्मूला है CuFeS2, मैलेशाइट जिसका है फॉर्मूला CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, देन क्यूप्राइट Cu2O और कॉपर ग्लांस Cu2S। जिंक की 3 है,
पहली है जिंक ब्लेंड या जिसको स्फेलराइड भी बोलते हैं, जो कि ZnS के फॉर्म में होती है, कैलामाइन जो कि ZnCO3 के फॉर्म में होती है, और जिंकाइट जो कि ZnO के फॉर्म में होती है। क्लियर है। अब ये थोड़ी बहुत आपको ओर्स ध्यान रखनी है, जैसे एल्यूमिनियम की बॉक्साइट और ध्यान रख सकते हो, आयरन की हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, कॉपर की कॉपर पायराइट और मैलेशाइट। जो ऊपर ऊपर वाली ओर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जिंक की जो जिंक ब्लेंड है उसका सबसे ज़्यादा नाम आता है, बाकी दो ओर्स का इतना ज़्यादा नाम नहीं आता। अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स में भी हमें मिल सकता है। तो जो प्रोसेस रहता है एलिमेंट के आइसोलेशन का उसके कंपाउंड से, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो केमिकली फीजिएबल भी हो और कमर्शियली वायबल भी हो, मतलब ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आए और केमिकली भी हमें जो हमारा मेटल है वो सही तरीके से मिल जाए। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट इज चूजन फॉर एल्यूमिनियम। तो अगर हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम बॉक्साइट और काओलिनाइट में से बॉक्साइट को चूज करते हैं। आयरन के लिए जो ऑक्साइड ओर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती हैं और ज़्यादातर पोल्यूटिंग गैसेस भी क्रिएट नहीं करती, जैसे SO2 जो कि आयरन पायराइड्स में प्रोड्यूस हो सकती है, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हो गई। तो ये दोनों ऑक्साइड ओर्स हैं तो इनको सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। ऐसे ही कॉपर और जिंक के लिए हम जो भी हमारी लिस्टिंग दी गई है इनमें से हम कोई सी भी ओर यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी क्या है, कितनी ओर है हमारे पास प्रेजेंट, और बाकी रेलेवेंट फैक्टर्स वही चीज़ें, केमिकल फिजिबिलिटी और कमर्शियल वायबिलिटी। अब जो पूरी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल को ओर से अलग करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं मेटलर्जी। So the scientific and technological process used for isolation of metal from its ore is known as metallurgy. अब जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं या आइसोलेशन जो हम करते हैं एलिमेंट का उसके कंबाइंड फॉर्म से, उसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हैं केमिस्ट्री के वो अप्लाई होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि सारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ओर जो होती है उसमें कभी कभी हमें डिजायर्ड सब्सटेंस मिलता है। ऐसी बात भी नहीं है कि ओर में जो है हमें भर भर के जो हमें चीज़ चाहिए, जो हमें मेटल चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन प्रेजेंट रहता है। कुछ अनडिजायर्ड मटेरियल्स, कुछ अर्दली मटेरियल्स जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें हम गैंग बोलते हैं। अब जो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन है मेटल्स का उनकी ओर से, उनमें 3 मेजर स्टेप्स रहते हैं। पहला, हम ओर की कॉन्सेंट्रेशन कराते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर से हम मेटल को आइसोलेट करते हैं, और तीसरा, जब हमारा मेटल आइसोलेट हो जाता है तो हम उसको प्योरीफाई करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बात की और जो हमारी हिस्ट्री रही है मेटलर्जी की उसके बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें हम ओर्स की कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं और मेटल्स को किस तरीके से आइसोलेट करते हैं हमारी कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और गाइज, आज शाम को जो 11th केमिस्ट्री का लेक्चर आ रहा है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसके बाद हमारी 11th केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके दूसरे दिन से आप लोगों के लिए सुबह और शाम जो है दोनों टाइम 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए जाएंगे, जिससे हमारा जो कोर्स है 12th का बचा हुआ वो भी फटाफट से कंप्लीट हो जाए। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।